दोस्तों नमस्कार। IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। MCQ सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग आज 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को पहले से प्रश्न का उत्तर पता हो तो उत्तर को वीडियो पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देखिए नहीं बोला गया है। कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, ये तो बिल्कुल सही है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहर लाल नेहरू, इनके द्वारा की गई थी। गोल मेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस करेगी, बिल्कुल ये भी सही है। ये क्यों हुआ था? इससे पूर्व साइमन कमीशन आई थी और साइमन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार भारत में किस प्रकार का संवैधानिक सुधार हो, इसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा था कि गोलमेज सम्मेलन में हम लोग हिस्सा लेंगे तो वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस पे चर्चा नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए या न दिया जाए। वहाँ पे ये बात मान ली जाएगी कि डोमिनियन स्टेटस तो एटलीस्ट दिया ही जाएगा। ये बात उस समय नहीं माना गया वायसराय के द्वारा। इसी के कारण कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उत्तरदायित्व कांग्रेस कार्य समिति को सौंप दिया गया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीनों सही है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बेहद आसान प्रश्न है ये। 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी। नल्ली सेनगुप्ता ये तीसरी महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कलकत्ता अधिवेशन 1933। पहली दो कौन है जरा कमेंट करके बताइएगा। और महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924। देखिए 1924 का 100 वर्ष पूरा हो गया है, इसीलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बेलगांव अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी। इसके बाद से स्वराजी और कांग्रेसियों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद चल रहा था। कांग्रेस ने अपने बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये घोषणा की कि ये जो स्वराजी है वो कांग्रेस के ही अभिन्न अंग है और कांग्रेस के भीतर से ही ये कार्य कर रहे हैं। तो ये आपसे बेलगांव अधिवेशन और 1924 पूछ ले तब तो ठीक ही है, लेकिन इसमें क्या बात कही गई थी वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। असम में कनिंघम सर्कुलर का विरोध किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ये कनिंघम सर्कुलर क्या है? तो असम के छात्र तथा अभिभावक को पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना पड़ता था और जब भी मांगा जाए तब उन्हें दिखाना पड़ता था। इसी का विरोध असम के छात्रों और वहाँ के अभिभावकों ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हमने अभी चर्चा किया था कि कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगा, उस बात को मंजूरी दे दी गई थी। इसके अलावा मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम की बात हुई थी और ये मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन और 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है। और इसी अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 1939 ईस्वी में फिर से सुभाष बाबू चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। हारने वाले व्यक्ति का नाम है पट्टाभी सीतारमैया। जब पट्टाभी सीतारमैया हारते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि ये सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं त्रिपुरी में, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के बारे में बता चुका हूँ, 1924 बेलगांव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस के भीतर की गई। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र देव। ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये हमने अभी आप लोगों को बता दिया है पिछले प्रश्न में कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। और इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? ठीक है, अब दूसरे के बाद परीक्षा में तीसरा भी पूछा जा चुका है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पहली बात कि ये पावनार आश्रम से शुरू हुआ था। पावनार आश्रम से शुरू हुआ था, ये पुणे में है। ठीक है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट किसका था? तो ये महात्मा गांधी का ब्रेन चाइल्ड था। ठीक है, इसमें सरकार क्या कर रहे थे? इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत कहा जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मर्जी के खिलाफ भारतीयों को शामिल कर लिया गया है और इसी बात पे ये लोग विरोध कर रहे थे। तो प्रथम कौन हो गए? प्रथम व्यक्ति जो विरोध करने वाले थे वो हो गए विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन है? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये थर्ड है, जवाहरलाल नेहरू सेकेंड है और विनोबा भावे फर्स्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ पे किया गया? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया। हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया। जब उन्हें नज़रबंद किया गया तो वो वहाँ से एक पठान का वेश धारण करते हैं और अफ़गानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ जाते हैं और वहाँ से फिर जर्मनी जाते हैं। जब वो जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में ही वो द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया बी। शायद मैंने थोड़ी देर पहले सिंगापुर बोल दिया था, तो ये सिंगापुर नहीं होगा, जर्मनी इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? दुनिया में सबसे पहले द्वैध शासन लाने वाले व्यक्ति का नाम है सर लियोनेल कार्टिस। ये याद रखिएगा। भारत में किसने लाया था द्वैध शासन? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लेकर आया था। ठीक है, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए। रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के बाद कब होती है इलाहाबाद की संधि? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बता देता हूँ, 1765 में। और भारत में 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन स्थापित होता है। चलिए अगले एमसीक्यू को देखते हैं।
किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया, जिसमें वो प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और बजट पे जो चर्चा था तो बजट के एक छोटे से भाग पे चर्चा करने की बात कही गई थी। पूरक प्रश्न पूछने के लिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सुविधा दी गई पूरक प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ एटक की स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये बिल्कुल सही है। आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए इसी के लिए एटक की स्थापना भी 1919 में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये हो गया एटक के बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का अनुमोदन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो मतलब संपूर्ण आज़ादी से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। या तो हम संपूर्ण आज़ादी प्राप्त करेंगे या इस आज़ादी के लड़ाई में हम शहीद हो जाएंगे। मौलाना आज़ाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो को गुप्त रूप से चलाया गया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा, बिल्कुल सही है। उषा मेहता के द्वारा, बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं। तो दो सही हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा डी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय के कार्य परिषद से किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था? ये इस्तीफा कब दिया गया था? जब गांधी जी ने आमरण अनशन पे बैठते हैं। 21 दिनों के आमरण अनशन पे जब गांधी जी बैठते हैं तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के तीनों सदस्य का नाम क्या है? एमएस एनी, HR सावरकर और HP मोदी। ये तीनों इस्तीफा दे देते हैं ये कहते हुए कि हम गांधी जी के मृत्यु में हिस्सेदार या भागीदार नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है पर कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये तीनों नाम याद रखिएगा। अब की बार मोदी सरकार बराबर सुनते हैं तो उससे मोदी और सरकार तो याद रह जाएगा। अब एनी का नाम आप याद रखिए कि 1717 में पहली बार, माफ़ कीजिएगा 1917 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष एक महिला बनी थी और उनका नाम एनी बेसेंट था। तो वहाँ से एनी नाम याद रहेगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया? यहाँ उत्तर हो गया डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी के जीवनीकार कौन है? गांधी जी के जीवनीकार थी लुई फीसर। ये लुई फीसर भारत छोड़ो आंदोलन को कवर कर रही थी। वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। धरासना कांड को वेब मिलर के द्वारा ही कवर किया गया था। ठीक है, आइए अगले एमसीक्यू को देख लेते हैं। राज्य स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। उत्तर ए हो गया। राज्य स्तर पर रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया था। जिला स्तर पर कलेक्टर का पद बनाया गया था। ठीक है, और जो राजस्व वसूलते थे वो जमींदार थे।
जमींदारी पहले 5 वर्षों के लिए दी गई थी, बाद में इसे घटाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब रैयतवाड़ी प्रथा के संदर्भ में देख लीजिए कुछ बातें। पहला बात क्या है कि इसके तहत मद्रास, बम्बई, सिंध, मध्य प्रांत के क्षेत्र आते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। कुल जो क्षेत्र आता था वो 51% था। ठीक है, सबसे पहले कैप्टन रीड ने महाराष्ट्र में इसे लागू किया था। याद रखिएगा, ये सारा फैक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हेक्टर मुनरो ने मद्रास में और एलिफिंस्टन ने बम्बई में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सारे क्षेत्र आपको मिल गए। 51% ये याद है। भू राजस्व नकद में वसूला जाता था। सही फैक्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार को तो भू राजस्व चाहिए। ठीक है, और भू राजस्व नकद में ही वसूला जाएगा। और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है कि किसानों को ज़मीन बेचने का अधिकार दे दिया गया। तो ये ज़मीन बेचने का अधिकार इसीलिए दिया गया कि किसान यदि भू राजस्व ऐसे नहीं चुका पा रहे हैं तो वो अपना ज़मीन बेच दे और तब जो पैसा आएगा उससे भू राजस्व चुकाएंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो ये डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था और इसके तहत सबसे पहले गंगा कैनाल का निर्माण किया गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि की दशा में सुधार के लिए किस आयोग की अनुशंसा पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया था? तो लिनलिथगो आयोग की अनुशंसा पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। मॉनक्रीफ आयोग सिंचाई से संबंधित है। मैकडोनाल्ड आयोग अकाल से संबंधित है और इसी की अनुशंसा पे अकाल कमिश्नर का पद सृजित किया गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, 20 प्रश्न हमारा हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसमें से अधिकांश प्रश्न के उत्तर आप लोगों को पहले से पता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।